जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बता दें आपको कि आज हम संविधान की क्लास लेकर आए हैं और संविधान में अगर हम बात करते हैं तो किसके बारे में, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। ठीक है, देखिए आपको इतना अच्छा पढ़ाएंगे दोस्तों कि आप यकीन मानिएगा कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे आपातकाल संबंधित यानी कि भाग 18 से। आपको पता हमने पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ा रखे हैं। ठीक, अगर आपको देखना है ठीक संविधान के बारे में तो हमने डीपली पढ़ा रखा पूरा यूपीएसआई लेवल का दोस्तों, तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम लिंक भी नीचे दे देंगे उस प्ले लिस्ट का, आप जाकर के वहां से अच्छे से आप लिख भी सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी हम बता देंगे कहां से आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यकीन करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद अगर कुछ आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि हमने इससे कुछ छूटा है तो आप हमें जरूर बताइएगा, एकदम सीख के जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपातकाल प्रावधान, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए आपातकाल प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था, किसमें है दोस्तों, भाग 18। ठीक है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैला हुआ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 352 से लेकर के 360 तक। कहां दोस्तों, 352 से लेकर के 360 तक। और दोस्तों कहां से लिए गए हैं जो आपातकालीन जो प्रोविजन है दोस्तों, ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से दोस्तों ये लिए गए हैं, जो कि आपातकाल में कुछ चीजें हमारी निलंबित हो जाती हैं। देखिए ये चीजें करता कौन दोस्तों, ये राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब देश पे कोई संकट आता है दोस्तों तभी ये चीजें लागू होती हैं। तो हम इन पे विस्तृत चीजें बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। देखिए सबसे पहली चीज कि देखिए भारत एक क्या है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था। क्या भारत में कौन सा शासन है दोस्तों, तो संघात्मक शासन प्रणाली है। आप समझ सकते हैं दोस्तों संघात्मक क्या होता है, आपको बता दें। देखिए सब पहले समझिए, फिर पहले पढ़िए, फिर हम समझाते हैं आपको। देखिए भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जहां पर देश की शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बटी हुई हैं। मतलब देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था ली कहां से गई है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि संघीय शासन व्यवस्था या फिर दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली दोस्तों कहां से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। अब देखिए संघात्मक क्या होता है दोस्तों, जहां पर सभी को कुछ ना कुछ दोस्तों शक्तियां प्राप्त हो, से संघात्मक बोलते हैं। जैसे कि देखिए भारत में क्या है, तो भारत में दोस्तों देखिए दो चीजें होती हैं। पहला दोस्तों एक पूरा भारत है और फिर इसके अंदर क्या है दोस्तों, राज्य है। आपको पता है कि भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पूरे भारत में शक्तियों को दो तरीके से बांटा गया है। पहला दोस्तों केंद्र, क्या दोस्तों, केंद्र, और दूसरा है राज्य सरकारों को। ठीक है, आपको पता होगा कि यहां पर दोस्तों कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं और कुछ शक्तियां दोस्तों राज्य सरकार को दी गई हैं। तो इसी को बोलते हैं संघात्मक, मतलब सभी लोगों को कुछ कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, वही संघात्मक होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मान लिया एक पूरा परिवार है, क्या, एक पूरा परिवार है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखिए दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं और उनके दोस्तों क्या हैं, दो बच्चे हैं। ठीक है, मान लिया 2 बच्चे हो गए दादाजी के। ठीक दोस्तों, अब इनके भी कुछ बच्चे हैं दोस्तों, इस मान लिया ए और बी दादाजी के लड़के हैं दोस्तों। ठीक है, और इनके भी बी और सी बच्चे हो गए दोस्तों, और इनके सी और डी और ई बच्चे हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों, कुछ अधिकार दादाजी के पास हैं, कुछ अधिकार इनके पास है, कुछ अधिकार इन्होंने इनको दे रखा है। ठीक, मतलब सबके पास अधिकार है। मान लिया दोस्तों कि दादाजी देखिए पूरे गार्जियन है दादाजी। ठीक, मगर वो क्या करते हैं, कुछ ए को शक्तियां दे देते हैं, बी को भी दे देते हैं और खुद के पास भी कुछ शक्तियां रखते हैं कि भैया मान लिया कि आप क्या करोगे, परिवार संबंधी चीजें तुम देखोगे। ठीक है, और दोस्तों इनको बी को क्या कह दिया कि भैया जो शिक्षा संबंधी चीजें हैं उनको आप तुम देखोगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो तुम समझोगे। ठीक, अगर सभी लोग साथ में रहते हैं ना। अब मान लिया दोस्तों, ठीक है, अब मान लिया देखिए ये होगा संघात्मक, और देखिए इनको भी थोड़ी थोड़ी शक्तियां प्राप्त होती है, भैया आप अपने हिसाब से पढ़ो लिखो, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाली जरूरत नहीं है, आपके पास पढ़ाई संबंधी आप मतलब कि पढ़ाई संबंधी चीजें आप खुद डिसीजन ले सकते हो क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो मतलब आप देखेंगे तो दादाजी के पास भी कुछ शक्तियां हैं और ए के पास भी है और बी के पास भी है और इनके जो बच्चे सबको थोड़ी सी शक्तियां बांट दी गई हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, और वही बात दोस्तों बता दें कि इसका उल्टा होता है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक क्या होता है, जहां पे दोस्तों केवल और केवल दादा ही निर्णय ले। भैया अब देखिए मान लिया फैमिली में
दादाजी हैं, फिर इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दादाजी के फिर इनके 2 नाती वाती हैं दोस्तों। तो अब देखिए कोई भी चीज करना है, सब चीज निर्णय दादा लेंगे। मान ले नाती का नाम, मतलब ये नाती इसको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना, तो वो भी दादाजी बताएंगे भैया किस स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। एक एक चीज का डिसीजन केवल और केवल दादाजी पर ही निर्भर करता है दोस्तों। उसको हम एकात्मक बोलते हैं। एक ही आदमी पे सारे चीजें, सब डिसीजन दोस्तों, वही एकात्मक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जहां पर देश की शक्तियां केंद्र व राज्यों के बीच बटी हुई हैं। आप समझ गए कि मतलब कि देश में दोस्तों कुछ राज्य सरकारों को दी गई हैं शक्तियां, कुछ केंद्र सरकारों को। मगर समझिएगा, मगर दोस्तों क्या कि परंतु संकट काल के समय सभी की सभी शक्तियां राज्यों से छीन करके केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं तथा देश एकात्मक शासन की ओर झुक जाता है। आपको समझ में आना चाहिए। मान ले दोस्तों देश से संकट आ गया, तो दोस्तों देखिए अभी राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में कुछ शक्तियां बटी हैं, ठीक है, मगर दोस्तों जब देश के संकट आएगा दोस्तों, तो सारी सारी शक्तियां केंद्र को ही दे दी जाएंगी, ठीक है। अब मान ले समझिए, मान ली दोस्तों दादा हैं, ठीक है, और ये इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब दोनों सबको कुछ तो शक्तियां प्राप्त हैं, मगर दोस्तों दादा क्या है, गार्जियन हैं। अब मान लिया कोई संकट परिवार पे आता है, तो सब लोग दादाजी के पास पहुंचेंगे कि दादाजी अब आप बताइए, आप ही इसका कुछ निवारण करिए। मतलब सारी की सारी शक्तियां दादाजी को देते हैं। तो वही सिस्टम है केंद्र और राज्य सरकार में। जब भी देश पे कोई आपत्ति आती है दोस्तों, तो केंद्र के सारी सारी शक्तियां केंद्र को सौंप दी जाती हैं, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, तो पूरी शक्तियां केवल केवल एक लोग के पास होती है, किसके पास, केंद्र के पास। तो उसे ही एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो एक संघात्मक है, मगर आपातकाल के समय ये एकात्मक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक जो ये आपके इमरजेंसी जो प्रोविजन लागू किए गए, इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो देश की अखंडता एकता को बनाए रखना। समझिएगा, एक चीज समझिएगा कि नोट करके आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब आपातकाल लागू होता तो देश की संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर चली जाती है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि दोस्तों एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। अब देखते हैं आपातकाल के प्रकार। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, तो आपको बता देना है दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक है। पहला आपातकाल दोस्तों आर्टिकल 352 में है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता दोस्तों, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम जानते हैं, ये है आर्टिकल 356 दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जिसे हम आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं। तो 3 हो गए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल दोस्तों, जिसमें से दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है, और वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार नहीं लगा है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो चलिए अब इनमें से देखते हैं हम पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते भी हैं। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल पहले सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कितने तरीकों लगाया जाता है, ठीक है। तो 3 चीजें हैं। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 3 चीजों से लगती है दोस्तों। पहला क्या है, युद्ध। जब किसी देश से दोस्तों युद्ध चल रहा हो, या फिर देखिए एक चीज ये है कि युद्ध चल रहा हो या ना चल रहा हो, अगर देखिए सरकार को अगर लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है दोस्तों कि युद्ध होने वाला है, मान लिया कि दोस्तों क्या है कि चाइना है दोस्तों, ठीक, जैसे डोकलाम के समय दोस्तों था कि चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने थी। भारत सरकार को अगर लगता है कि मतलब कि इनके भी कुछ खुफिया एजेंसी होती है दोस्तों, उनसे पता चलता है कि भैया चीन युद्ध करके ही मानेगा, तो दोस्तों उस समय भी अगर रखता है दोस्तों केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार दोस्तों क्या राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा सकती है। जरूरी नहीं कि युद्ध हो तभी ये लगेगा, ठीक है। युद्ध की आशंका होने पर भी दोस्तों ये आपातकाल लगा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या युद्ध होते हुए भी आपातकाल लगेगा, या फिर युद्ध की आशंका होने पर भी लग सकता है दोस्तों। तो दोनों चीजें, अगर युद्ध चल रहा तब भी दोस्तों, और आशंका होती है तब भी। दूसरा दोस्तों बाह्य आक्रमण। अब देखिए बाह्य आक्रमण क्या होता है दोस्तों, बाह्य आक्रमण क्या होता है आपको पता है कि बाह्य आक्रमण क्या होता है, जो बाहरी आक्रमण होते हैं दोस्तों, जैसे कि चीन ने जो आक्रमण किया था दोस्तों सबसे पहले कहां पे, अरुणाचल प्रदेश पे, तो आपातकाल लगा था दोस्तों। तो वो क्या होता है, बाह्य आक्रमण, ठीक है। देखिए बाह्य आक्रमण क्या होता है, जो बाहरी चीज कोई देश आकर के दोस्तों थोड़ा बहुत आक्रमण करता है, उसको बाह्य आक्रमण बोलते हैं। हाँ, बाह्य आक्रमण आगे चल के युद्ध का रूप ले लेता है, ये भी सही है, ठीक है।
समझिएगा। और तीसरा है दोस्तों और मोस्ट है दोस्तों कि सशस्त्र विद्रोह दोस्तों। और याद रखेंगे सशस्त्र विद्रोह दोस्तों ये कब से जोड़ा गया दोस्तों, तो ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1978 में दोस्तों, मोरारजी देसाई द्वारा दोस्तों। याद रखेंगे कि कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में दोस्तों। और देखिए पहले इसके पहले 3 आधार में दोस्तों ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था। इसके पहले कौन सा था, आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था दोस्तों। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा था। और ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे कि सशस्त्र विद्रोह दोस्तों पहले अभी अब क्या है, आपके 3 आधार अभी भी हैं और पहले भी थे मूल संविधान में भी। मगर दोस्तों एक चीज चेंज हुआ है कि सशस्त्र विद्रोह जो अब कर दिया गया है, पहले ये आंतरिक अशांति थी। मतलब आंतरिक अशांति आधार पर कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एकदम आराम से लगा सकता था। मगर अब क्या है, सशस्त्र विद्रोह मतलब जब तक शस्त्र के साथ में विद्रोह नहीं होगा दोस्तों तब तक आपातकाल नहीं लग सकता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों लगाया था, तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए चीज समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए इनकी घोषणा कौन करता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति करता है। देखिए आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। और केवल मंत्रिमंडल की सहमत से, पहले दोस्तों मंत्रिमंडल की सहमत से होता था, मगर अब दोस्तों संशोधन करके कर दिया गया, अब लिखित हस्ताक्षर होंगे। मतलब कि मंत्रिमंडल जब तक लिखित रूप से नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं करेगा। और एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोस्तों क्या जो आपातकाल लगता है पूरे देश में लगता है या फिर किसी एक भाग में भी लग सकता है दोस्तों। तो इसका जवाब क्या होगा कि दोस्तों ये चीज आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल नाम भले ही है मगर ये किसी एक मतलब पर्टिकुलर एक राज्य में भी लग सकता है और पूरे देश में भी लग सकता है। मान लिया दोस्तों, अब मान लिया कि चीन से युद्ध हो रहा है, ठीक, चीन ने कुछ अटैक किया, बाहरी अटैक किया। अब मान लिया उसने अरुणाचल प्रदेश में अटैक किया, तो भैया पूरे देश में लगाने की क्या जरूरत है, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दोगे सब कुछ ठप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी चीज चालू नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि भैया अरुणाचल प्रदेश या फिर उसके आसपास के राज्यों में लगा दिया जाए और बाकी देशों में कार्य चलने दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि मतलब ये एक स्थान पर भी लग सकता है, एक से ज्यादा स्थान पर भी लग सकता है और दोस्तों पूरे देश में भी लग सकता है। ठीक है, और देखो एक चीज आपसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, इसको कभी मत भूलिएगा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संपूर्ण इतिहास संपूर्ण संविधान में केवल एक ही बार हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा था कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दोस्तों संविधान में कितनी बार हुआ है, तो केवल और केवल एक ही बार। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 352 दोस्तों, किस आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों कि 1975 में इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा दोस्तों आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। देखिए आपको पता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है दोस्तों, ठीक, और मंत्रिमंडल से दोस्तों सहमति लेनी पड़ती थी पहले। तो देखिए इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि आप आपातकाल लगाइए, हम मंत्रिमंडल से बात कर लेंगे। तो इसे ही बाद में दोस्तों संशोधन किया गया और कहा गया दोस्तों कि इसमें अब लिखित होने चाहिए हस्ताक्षर, तभी आपातकाल लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों इंदिरा गांधी के समय किसने आपातकाल लगाया था दोस्तों, तो फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा ये आपातकाल लगाया गया था। किसके आधार पर दोस्तों, तो याद रखेंगे आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों, सब ये तीसरा आपातकाल था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वीडियो को दोस्तों। जब क्या हुआ कि देखिए फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में लिखा गया कि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश ना करेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए केवल प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल नहीं लगेगा। देखिए पहले क्या हुआ था इंदिरा गांधी समय दोस्तों, मतलब कि मंत्रिमंडल ने नहीं कहा था दोस्तों, उसके बाद भी आपातकाल लगा देगा था। इस बार दोस्तों जब 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय किया गया दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने संशोधित कर दी कि भैया प्रधानमंत्री कहने मात्र से आपातकाल नहीं लगेगा, मतलब कि मंत्रिमंडल के लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए तभी दोस्तों आपातकाल लगाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। समझिएगा, जैसे मान लिया कि आज कुछ हो जाता दोस्तों तो मोदी जी कहते हैं कि भैया आपातकाल लगा दो रामनाथ कोविंद से, तो रामनाथ कोविंद नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब तक दोस्तों मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश नहीं होगी तब तक आपातकाल नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो मंत्रिमंडल से दोस्तों लिखित सिफारिश करवानी पड़ेगी मोदी जी को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी, परंतु दोस्तों 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे न्यायिक समीक्षा से अलग रखा गया। देखिए
न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि मतलब मान लिया आपने आपातकाल, देखिए मान लिया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लगाया था दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, तो दोस्तों आपातकाल आपने मान लिया जबरदस्ती लगा दिया, ऐसे थोप दिया, तो दोस्तों बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर सकती है, भैया ये आपातकाल जो था सही लगा था, ये फालतू में लगा दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी को लगाना था तो इन्हें पता था दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक संशोधन कर दिया था पहले ही कि दोस्तों क्या होगा कि 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इन्होंने कहा था कि इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा, यानी कि जो आपातकाल लगाया जाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो है दोस्तों उस पर न्यायिक समीक्षा मतलब उसकी जांच नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जब से मोरारजी देसाई की सरकार आई दोस्तों, उन्होंने फिर से संशोधन किया और फिर से इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन्होंने फिर से जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा कर सकती दोस्तों, कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल किसी ने लगाया दोस्तों तो उसके बारे में जांच कर सकती है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बता दें, एक मामला आया था मिनर्वा मिल्स मामला दोस्तों 1980, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अथवा इस आधार पर की गई घोषणा कि वो पूरी तरह से बाह्य प्रभाव या फिर दोस्तों विवेक शून्य हठ धर्मिता के आधार पर की गई है, अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब इस मामले में यह कहा गया है कि दोस्तों कि अगर आपातकाल कोई लगाता है, देखिए कोई लगाता है या फिर देखिए किस आधार पर लगाएगा, बाह्य प्रभाव, ठीक, कोई बाह्य प्रभाव हो या फिर विवेक शून्य, मतलब कि ऐसे लगा दे हठ धर्मिता, मतलब अपने रंगबाजी के लिए दोस्तों जैसे इंदिरा गांधी लगा दे था, तो उसकी दोस्तों अदालत में चुनौती दी जाएगी। ठीक है, ये मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के केस में कहा गया था। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा दोस्तों कि आपातकाल अगर लग गया तो उसकी समय अवधि कितने साल तक वो लागू रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि देखिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 माह तक जारी रहता है। एक चीज आपको बता दें कि मान लो राष्ट्रपति को लिखित मंत्रिमंडल द्वारा लिखित दोस्तों मिल गया, राष्ट्रपति ने लगा दिया आपातकाल कि भैया आज से आपातकाल लग गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 1 माह तक चलेगा। ठीक है, समझिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा दोस्तों 1 माह तक जारी रहता है, परंतु दोस्तों उसके आगे समय के लिए संसद से विशेष बहुमत यानी 2/3 द्वारा प्रस्ताव पास होने पर आपातकाल की अवधि दोस्तों 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए मान लिया 1 महीने तक आज लगा दे दोस्तों, आज से 1 महीने तक वो लागू रहेगा, मगर दोस्तों 1 महीने के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर फिर से आगे बढ़ाना है समय को, क्या राष्ट्रीय आपातकाल को दोस्तों फिर से आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि संसद के विशेष बहुमत है ना 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। जब पारित हो जाएगा दोस्तों वो बहुमत, तो आपको 6 महीने और समय बढ़ा दिया जाएगा, मतलब आपातकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों फिर से मान ले 6 महीने, देखिए 1 महीने ये लगा, फिर 6 महीने यानी 7 महीने चल चुका, फिर भी दोस्तों लगता है कि देश में अभी कंट्रोल नहीं है दोस्तों, अभी भी आपातकाल की जरूरत है, फिर दोस्तों यही चीज संसद में फिर से आपको जाना है और संसद क्या करेगी दोस्तों, इसको दोस्तों क्या करेगी, विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित कर देती है दोस्तों, फिर से 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए फिर बढ़ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसी तरह से आप 6-6 महीने करते बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, बढ़ाते जाइएगा दोस्तों, जब तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, जब तक आपकी मतलब कि जब तक दोस्तों आपातकाल लगा हो दोस्तों, मतलब कि जब तक आपको लगता है कि आपातकाल अभी तक लगना चाहिए तब तक, मतलब इसका कोई भी टाइम निश्चित नहीं है दोस्तों, इतने दिन तक, मतलब ज्यादा ज्यादा कितने दिन तक लगता है, तो 6-6 महीना करके दोस्तों कभी तक भी लगाया जा सकता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, 2 साल 10 साल 20 साल कभी तक लगाया जा सकता है, कोई इसका दोस्तों वैसे ये ज्यादा दिन तक लगता नहीं है दोस्तों। ठीक है, मगर दोस्तों संसद जब तक पास करती रहेगी तब तक ये 6 महीने तक लगता रहेगा। ठीक है, अब समझिए, देखिए अनंत काल तक लगता रहेगा। ठीक है, इसका कोई काल नहीं दिया भैया 6 महीने 3 साल, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन का दोस्तों 3 साल दिया है। ठीक है, अधिकतम 3 साल तक है ना, तो वो चीजें इसमें नहीं दी गई हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, देखिए क्या होगा जब दोस्तों देखिए लोकसभा के विघटन पर राज्यसभा के अनुमोदन पर आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए समझिए, अब हमने बताया कि 1 महीने तक लगा है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि लोकसभा में दोस्तों आपको पास करना, मतलब संसद द्वारा लोकसभा में दोस्तों पास करना होगा। ठीक है, संसद द्वारा मतलब उसको अनुमोदन देना होगा, फिर 6 महीने तक लागू होगा। अब मान ले दोस्तों क्या, जब इसको किया गया तब लोकसभा का विघटन हो गया, फिर लोकसभा खत्म हो गई दोस्तों, फिर क्या होगा, फिर कौन बढ़ाएगा 6 महीने के लिए दोस्तों, तो आपको बता दें कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राज्यसभा से आपको अनुमोदन ले लेना होता है। ठीक, अगर राज्यसभा ने अनुमोदन दे दिया दोस्तों तो आपातकाल दोस्तों फिर से बढ़ जाएगा, परंतु याद रखिएगा, परंतु जब नई लोकसभा जैसे गठित होगी दोस्तों, उसके दोस्तों 30 दिनों के भीतर ही दोस्तों, देखिए नई लोकसभा जैसे ही गठित होती है, मान लो लोकसभा भंग हो गई, खत्म हो गई लोकसभा, ठीक है, तो आप लोकसभा के पास कहां जाएंगे, तो राज्यसभा से आप अनुमोदन ले लीजिए, भैया हम आपातकाल लगा रहे हैं, और अनुमोदन दे देती है दोस्तों। तो दोस्तों जब तक नई लोकसभा गठन नहीं होती है, जब जैसे ही लोकसभा गठित हो गई, मान लिया आज 1 तारीख है, लोकसभा गठित हो गई दोस्तों, तो प्रथम बैठक आज हो चुकी है,
लोकसभा की दोस्तों आज से 30 दिन के भीतर आपको फिर से पास करवाना होगा लोकसभा से, ठीक है, तभी वो आगे चलेगा। दोस्तों समझ गए होंगे कि 6 महीने, देखिए 1 महीने ऐसे चल जाता है राष्ट्रपति कहने पर, फिर दोस्तों 6 महीने के लिए मान लिया लोकसभा नहीं चल रहा दोस्तों, लोकसभा क्या है दोस्तों उसका विघटन हो गया, तो आप राज्यसभा से पास करवा लीजिए। मगर जैसे ही दोस्तों नई लोकसभा आती है उसके दोस्तों प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी आपको पास करवाना होगा। ये समझ गए? चलिए अब देखिए जब संसद सत्र में ना हो दोस्तों उस समय आपातकाल लगा रहेगा। देखिए समझिएगा, अब मान लिया संसद सत्र में नहीं दोस्तों आपातकाल, तब दोस्तों 1 महीने लगा देगा। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, संसद सत्र में नहीं है, संसद नहीं चल रही है, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए आपातकाल लगा रहेगा। और जैसे ही दोस्तों संसद सत्र चलेगा उसके दोस्तों उस दिन से, प्रथम दिन से दोस्तों 30 दिन के अंतर उसे भी पास करवाना होगा, तभी आगे आपातकाल चलेगा। समझिएगा वही चीज, सेम चीज है कि मान लिया लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, तो आप राज्यसभा से पास करवा लीजिए, और जैसे नई लोकसभा गठित होती दोस्तों उसके 30 दिन के भीतर लोकसभा से पास करवा लीजिए, ठीक है, ये चीजें होती हैं। मान लिया कि उस समय संसद नहीं चल रहा तो आप वो मतलब कि आपका आपातकाल लगा रहेगा, जैसे संसद चालू होती दोस्तों तो उसके 30 दिन के भीतर संसद से पास करा लो, ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आया होगा। अब देखिए 3 बार दोस्तों अभी तक आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है, तो दोस्तों पहला याद रखिएगा कि दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक चला था, और इंडिया जब चाइना का युद्ध हुआ था उस समय पीएम कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, राधा कृष्ण, है ना, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस पर दोस्तों टीचर्स डे मनाते हैं, और ये बाह्य आक्रमण के वजह से लगाया गया था। दोस्तों याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा था कि पहला आपातकाल किस राष्ट्रपति ने घोषित किया, तो राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी ने, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा आपातकाल लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 से 1977 तक दोस्तों, और पाकिस्तान और इंडिया का जब वार हुआ था दोस्तों इंदिरा गांधी लगाया था बाह्य आक्रमण के चलते। और तीसरा दोस्तों याद रखिएगा कि 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक दोस्तों ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, किसके द्वारा दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा, किसके कहने पर, इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछाते हैं कि किसके समय लगाया गया, कौन लगाया, तो राष्ट्रपति के नाम याद रखिएगा, ठीक है, पहला राधा कृष्णन जी ने और अंतिम दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद के कहने, और ये सबसे ज्यादा पूछाता है 1975 वाला आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीजें आपके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं दोस्तों। देखिए आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होंगे, अगर आपातकाल लगा तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको बता दें कि अगर चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, आपातकाल के समय चुनाव करवाए और टाले भी जा सकते हैं। देखिए चुनाव हुए भी हैं, ठीक है, मान लिया आपातकाल लग गया दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है दोस्तों तो चुनाव नहीं हो सकते दोस्तों, चुनाव टाले भी जा सकते हैं। अगर चुनाव किए जा सकते तो चुनाव करवा सकते हैं, मतलब इसमें ये कोई दिक्कत नहीं कि भैया आपातकाल है तो चुनाव नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए अगर चुनाव टाले जाएंगे तो लोकसभा और राज्य के विधान मंडलों के समझिएगा, अगर चुनाव नहीं हो रहे दोस्तों तो आपको पता है कि लोकसभा का समय काल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लोकसभा और दोस्तों विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद द्वारा बढ़ाया जाएगा दोस्तों। हाँ भाई मान लिया लोकसभा के 5 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों, क्या होगा, अगर आपातकाल लगा है, इनके चुनाव नहीं होगा दोस्तों, इनका कार्यकाल बढ़ाना ही पड़ेगा, उसका विधानसभाओं को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये चीज समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि संसद, लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि मान लिया कि चुनाव नहीं हो रहे हैं आपातकाल में, तो जो संसद है दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, तो 1 साल में, 1 वर्ष में एक ही बार, मतलब समझिएगा एक बार में एक ही वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, समझिएगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो कार्यकाल, अगर चुनाव नहीं होते आपातकाल में तो 1 वर्ष के लिए समय बढ़ाया जा सकता है। और यही चीज कर करके दोस्तों 1-1 साल कर करके दोस्तों जब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक आपातकाल लगा रहे, ठीक है दोस्तों। पहली बार एक बार में 1 ही साल बढ़ेगा, ठीक है, इनका कार्यकाल देखिए समझिएगा, एक बार में 1 साल, फिर मान लिया बढ़ाना है, फिर भी आपातकाल लगा बढ़ा तो फिर से 1 साल बढ़ा दीजिए, फिर आपातकाल लगा फिर 1 साल बढ़ा दीजिए, इस तरह बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखिए जब तक आपातकाल चल रहा हो दोस्तों, है ना, जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, मान ले दोस्तों जैसे ही आपातकाल खत्म हो गया और 1 साल तुमने बढ़ा दिया, तो जैसे जिस दिन से आपातकाल खत्म होगा दोस्तों उसके 6 महीने के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, आपको पता है केंद्र की शक्तियों का विस्तार हो जाता है दोस्तों। जैसे 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 चीजें दी हैं। पहला संघ सूची दोस्तों, जिसमें जिसके दोस्तों मामले कौन बनाता है दोस्तों, संघ बनाता है ना, केंद्र बनाता है, केंद्र इन सूचियों पर दोस्तों काम करता है। और राज्य सूची दोस्तों जिन पर राज्य सरकार काम करती है, और दोस्तों समवर्ती सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं। आपको पता है कि संघ सूची दोस्तों इनमें कितने विषय थे, मूल संविधान में 97 और वर्तमान में दोस्तों 100 विषय, जैसे कि युद्ध हो गया, विदेशी मामलों को, ये संघ सूची के विषय होते हैं दोस्तों, इन पर केंद्र सरकार
काम करती है दोस्तों। और राज्य सूची में दोस्तों पहले कितने मूल संविधान में 66 थे, अब दोस्तों 61 मामले हैं दोस्तों। और जैसे पुलिस हो गया, न्याय हो गया, सिंचाई हो गया, इन पर राज्य सरकार काम करती है। और दोस्तों समवर्ती सूची जिन पर दोनों लोग काम करते हैं, इसमें दोस्तों 47 पहले थे, अब 52 विषय हो गया दोस्तों, जिनमें जनसंख्या हो गया, वन और शिक्षा, ये विषय होते दोस्तों समवर्ती सूची में। अब देखिए, अब दोस्तों अगर आपातकाल लगा तो आपको बता दें कि जो राज्य सूची होती है दोस्तों वो समवर्ती सूची के भांति कार्य करने लगती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि केंद्र व राज्यों के मध्य जो बंटवारा होता है दोस्तों उसको रद्द करके कि सारे की सारी शक्तियां दोस्तों केंद्र को ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि दोस्तों राज्य सूची भी, इन पर भी कानून केंद्र ही बनाएंगे उस समय जब आपातकाल लगेगा। समवर्ती सूची में और संघ सूची में, तीनों सूचियों पे दोस्तों केंद्र सरकार मतलब कि अपने कार्य कर सकती है दोस्तों जब आपातकाल लगेगा। यानी राज्य सरकार की शक्तियों को छीन कर दिया जाता है, उसको लगभग शून्य कर दिया जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ा प्रभाव दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछाते हैं, कि मूल अधिकारों पर प्रभाव। ठीक है, अगर दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल के समय। एक चीज आपको बता दें, जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है दोस्तों, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का दोस्तों, वो आपके यूएसए यानी अमेरिका से लिए गए हैं। और अमेरिका में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसकी भी क्लास हम लिंक दे देंगे दोस्तों, नीचे आप देख भी सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कुल मूल अधिकार कितने थे दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितने थे, 7 थे, और अब वर्तमान में 6 ही बचे, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है, 300A में डाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों कहां से कहां तक है, तो आपको होता है जो अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक है, भाग 3 में है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब दोस्तों जब देश में युद्ध, ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर दोस्तों आपातकाल लगेगा, समझिएगा 3 तरीके से लगता है दोस्तों। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण से दोस्तों आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 जो होता है दोस्तों वो स्वतः ही रद्द हो जाते हैं। ठीक है, समझिएगा आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी 6 मूल अधिकार होते हैं दोस्तों, वो स्वतः अपने आप रद्द हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपातकाल लगता है दोस्तों तो कौन से अनुच्छेद अपने आप दोस्तों निरस्त हो जाते हैं, तो 19, आर्टिकल 19 अपने आप निरस्त हो जाता है दोस्तों। और आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मौलिक अधिकार जो कभी निरस्त नहीं होते, चाहे जो हो जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 20 और 21 दोस्तों। ठीक है, क्या, 2 सिद्धि का अधिकार और दोस्तों जीने का अधिकार दोस्तों, ये कभी भी आपसे छीने नहीं जा सकते। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि दोस्तों कौन से मूल अधिकार है जो कभी रद्द नहीं होते, चाहे आपातकाल लग जाए, चाहे जो भी हो जाए दोस्तों। आर्टिकल 20 और 21 दोस्तों समझिएगा कि दोस्तों अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है। समझिएगा, जब भी दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पहली चीज क्या है कि आर्टिकल 19 दोस्तों ये अपने आप रद्द हो जाएगा। ठीक है, अपने आप इसको खत्म कर दिया जाएगा। जो आपके वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता है दोस्तों वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें और भी आपके मूल अधिकार छीनने हैं दोस्तों, तो वो क्या करेगी, आर्टिकल 359 के तहत अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सभी के सभी मूल अधिकार रद्द कर सकती है, सभी के सभी पर पाबंदी लगा सकती है, कटौती कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से कि मूल अधिकार में 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट दोस्तों आपातकाल संबंधित। पहला, अनुच्छेद 19 अपने आप रद्द हो जाएगा जैसे आपातकाल लगेगा दोस्तों, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे। और दूसरा दोस्तों कि आर्टिकल 19 और 20 कभी रद्द होंगे ही नहीं। और इनके अलावा अगर कोई भी अनुच्छेद मतलब कि उनको रद्द करना है दोस्तों, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति उन्हें भी रद्द कर सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि इसकी समाप्ति कैसे होगी। देखिए समाप्ति कैसे होगी आपातकाल की, तो 2-3 चीजें दोस्तों समझिएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे समाप्त कर सकता है। और देखिए दूसरा क्या है दोस्तों, यदि 6 माह के लिए संसद पारित ना करे दोस्तों तो अपने आप स्वतः हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन कितने दिन का लगा सकता है दोस्तों। देखिए पहली बार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन का लगाएगा, तो 1 महीने तक, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों इसे बढ़ाना हो तो संसद द्वारा क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको क्या करना, पास करवाना पड़ता है। 6 महीने के लिए लगता। तो मान ले जब दोस्तों 1 महीना हो गया दोस्तों, उसके बाद संसद पास ही ना करे तो अपने आप हट जाएगा। तो संसद द्वारा 6 महीने बाद न पारित करने पर दोस्तों अपने आप खत्म हो जाएगा। और तीसरा क्या है दोस्तों कि लोकसभा की संख्या, समझिएगा लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, किसी को ज्यादा पता नहीं होते। देखिए लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जब वो चल रहा हो, ठीक है, जब चल रहा हो सदन, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या फिर सदन न चल रहा हो दोस्तों तो राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस दें तो, है ना, 14 दिन के अंदर घोषणा पत्र मतलब उद्घोषणा जारी रहने के प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, अस्वीकार करने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, संसद की विशेष बैठक मतलब बुलाई जा सकती है। ठीक है, अगर यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होता है दोस्तों तो राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। समझिएगा
मान ले दोस्तों कि जो सांसद है दोस्तों, उनको लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल हटाना है दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, दोस्तों जो कुल लोकसभा के मतलब कुल जो लोकसभा के सदस्य हैं उसका 1/10 दोस्तों क्या करें, एक मतलब सिग्नेचर करें और लिख के नोटिस किसको देते हैं दोस्तों, या तो लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं जब सदन चल रहा हो, या फिर न चल रहा हो राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा, सॉरी, जब सदन न चल रहा हो तो दोस्तों राष्ट्रपति देते हैं, अगर सदन चल रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो लिखित रूप से नोटिस देते हैं और 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के लिए जारी रहने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दोस्तों क्या होगा, संसद की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर उसमें दोस्तों ये बहुमत पास हो जाता है दोस्तों तो राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, तीन तरीके से खत्म हो सकता है, राष्ट्रपति खत्म कर सकता है, एक दोस्तों संसद पारित नहीं करेगा, 6 महीने बाद अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो कि 1/10 सदस्य दोस्तों एक लिखित रूप से राष्ट्रपति को दोस्तों दे दें और राष्ट्रपति मतलब जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, विशेष बैठक, संयुक्त नहीं बोलते उसको, विशेष बैठक बोलेंगे। अगर उसमें फिर से प्रस्ताव पास होता दोस्तों तो राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन दोस्तों, सॉरी राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लगाया गया, तो पंजाब में लगा था। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं पंजाब में, ये राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 बार लग चुका, वो हम बता चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल हम बता चुके हैं। ठीक है, तो जी समझिएगा, जो राष्ट्रपति शासन दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं कर रहे, यहाँ थोड़ा गलती से ये हमने लिख दिया है, तो दोस्तों ये गलती नहीं लिखा है, हालांकि ये क्या है, राष्ट्रपति शासन पूछा है सबसे पहले कहाँ लगा है, तो दोस्तों कहाँ लगा, पंजाब में। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बता चुके, 3 बार लग चुका दोस्तों। एक चीज और बता दें कि हमने दोस्तों मौलिक अधिकार पढ़ाया है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया दोस्तों, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, उसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल हमारा होगा। अब चलते हैं अगले की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, जो आर्टिकल 356, दूसरा क्या है दोस्तों, संवैधानिक तंत्र की विफलता दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए आर्टिकल 356 में दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति शासन। देखिए इससे संवैधानिक तंत्र की विफलता, या किसको क्या क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपात भी कहते हैं, या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है दोस्तों। इसको बता दें कि भीमराव अंबेडकर ने इसको मृत पत्र की संज्ञा दी। क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसको मृत पत्र की संज्ञा दी, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन को। अब देखिए ये होता क्या है, देखिए जब राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं दोस्तों, तो इस कर्तव्य के अनुसार, ठीक है, इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र को दोस्तों 256 आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है दोस्तों। मतलब आर्टिकल 356 में कहा गया है, केंद्र सरकार को कहा गया है कि दोस्तों कि अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है दोस्तों, तो आप उसे अपने अधिकार के अंतर्गत ले सकते हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 प्रमुख आधार होते हैं। पहला, आर्टिकल 355 का कहता है कि केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, ठीक है समझिएगा, केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है, केंद्र का ये कर्तव्य है, केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है। ठीक है, यदि समझिएगा कार्य कर रही हो दोस्तों, ये आप केंद्र सरकार का अधिकार है। देखिए यदि सरकारें संविधान का पालन नहीं करती हैं तो राज्य रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है, समझिएगा। और देखिए क्या होता है कि मान ले दोस्तों मान ले पश्चिम बंगाल है, वहां अगर कोई चीज नहीं चल रही संविधान के हिसाब से, तो वहां के जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों वो क्या करेंगे, इनका पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज देंगे कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। अब राष्ट्रपति को लगता है हाँ ये बात सही है, तो वहां पे आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखिए जरूरी नहीं, मान ले दोस्तों कि जो राज्यपाल वो ना भेजे चिट्ठी, ना रिपोर्ट भेजे, तब क्या आपातकाल नहीं लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा दोस्तों। तो आप समझ के रखिएगा कि राष्ट्रपति बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के भी आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, और दोस्तों जब राज्यपाल आपातकाल लगता है दोस्तों, तो राज्यपाल ही उस शासन को देखता है। ठीक है, राज्यपाल ही उस शासन को देखता है। ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए आर्टिकल, और दूसरा का आधार क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 365। ठीक है, ये क्या कहता है दोस्तों कि यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उससे प्रभावी करने में असफल होता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, समझिएगा। अब देखिए अगर दोस्तों कोई केंद्र सरकार द्वारा कोई बिल पास किया जाता है, समझिएगा, कोई बिल पास किया गया दोस्तों, अगर उसे राज्य सरकार लगाने से मना करती है तो सीधा सीधा 365 कहता है कि आप राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जा सकता है। मान लिया दोस्तों, समझिएगा, एक समझाने के तौर पे बता रहे हैं, मान लो दोस्तों सीए बिल आया था, आपको पता सीए बिल आया था ना दोस्तों, जो नागरिकता संशोधन वाला बिल आया था। अब देखिए बहुत सी सरकारें कहती थी भैया हम अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे, अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे, वो केवल और केवल वोट बैंकिंग के लिए था। क्या? वोट बैंकिंग के लिए। ऐसा दोस्तों कोई सरकार
नहीं है कि जो अगर केंद्र सरकार दोस्तों ये बिल कोई लाए और वो पास होने के बाद दोस्तों उसे लागू ना करे कोई भी सरकार दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये केवल दोस्तों वोट बैंकिंग के लिए होता है कि हम नहीं लागू करेंगे, हम नहीं लागू करेंगे, ठीक है। बाकी लागू सबको करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि संवैधानिक रूप से पास होकर के आया बिल। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये बिल पास हुआ है ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे ये लागू ना हो। अगर नहीं लागू करता दोस्तों तो वहां पे साफ साफ दोस्तों वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक, अगर आपने इसको संविधान को अच्छे से पढ़ा दोस्तों, कि यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करे, उसे प्रभावी करने में असफल होता है दोस्तों, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मान ले दोस्तों कृषि कानून वाला बिल है दोस्तों, अब ये दोस्तों पास हो गया है, अब इसे कोई राज्य सरकार मान ले मना करे हम नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, उसे लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाता तो केंद्र के पास दोस्तों शक्ति है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, और आपको समझना है कि राज्य सरकार को वो नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला, इसका समय अवधि कितना होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसके समय अवधि कितनी है, ठीक है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है, 2 माह होती है दोस्तों। कितने, 2 महीने होती है। अब देखिए इसके बाद अगर लगाना है तो समझिएगा, देखिए हमने बताया था जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके 1 महीने तक होता है दोस्तों, मगर जो राज्यपाल शासन माने राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों वो कितने, 2 माह तक होता है। उसके बाद क्या होगा कि संसद द्वारा दोस्तों साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा इसे दोस्तों 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक, कितने माह के लिए, 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरीके से दोस्तों समय समय पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। समझिएगा, एक चीज समझिएगा कि मान लो दोस्तों 2 महीने तक पहले लगेगा, फिर साधारण बहुमत से दोस्तों 6 माह के लिए फिर बढ़ा लिया गया दोस्तों, फिर इसे बढ़ाइएगा इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए मान ले दोस्तों क्या है कि राष्ट्रपति शासन 1 साल के बाद आगे तभी बढ़ेगा। अब देखिए समझिए कहना क्या चाह रहा हूं कि मान ले दोस्तों 2 महीने के लिए पहले लगा, फिर 6 महीने बढ़ा और फिर 6 महीने बढ़वा लिया, ठीक है, तुमने संसद करके। अब देखिए 1 साल हो गया, अब 1 साल के बाद कैसे बढ़ेगा तो वो बताया जा रहा है दोस्तों कि देखिए राष्ट्रपति शासन 1 साल के बाद तभी बढ़ेगा जब देश में आपातकाल लगा हो और आपातकाल में भी निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि 1 वर्ष से अधिक बढ़ेगा दोस्तों, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। और दोस्तों अधिकतम कितने दिन तक लग सकता है, 3 वर्ष तक दोस्तों। कितने दिन तक, 3 वर्ष तक दोस्तों अधिकतम लग सकता है। और आपको बता दें यदि राष्ट्रपति शासन लोकसभा के विघटन होने के समय जारी होता है तो दोस्तों तब क्या होगा कि जब तक नई लोकसभा नहीं आती दोस्तों तब तक देखिए ये जारी रहेगा, ठीक। अब जैसे मान लिया कि जब राष्ट्रपति शासन लगाना दोस्तों, ठीक है, तो उस समय क्या होता है लोकसभा विघटित हो जाती है दोस्तों, तो उसका इंतजार करना होगा दोस्तों। जैसे ही नई लोकसभा आती है उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर मतलब कि संसद से मतलब लोकसभा से पारित करवानी पड़ेगी, मगर उसके पहले दोस्तों राज्यसभा से आपको पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब दोस्तों एक चीज बता दें कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया दोस्तों, ठीक, तो उसकी जांच दोस्तों न्यायपालिका कर सकती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों राज्यपाल शासन की राष्ट्रपति शासन की दोस्तों जांच कर सकती है कि सही ढंग से लगाया गया या फिर ऐसे लगा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके प्रभाव क्या होंगे। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों तो क्या होगा कि वहां की मंत्रिपरिषद क्या होती है वो बर्खास्त कर दी जाती है दोस्तों, है ना, और दोस्तों विधानसभा को भी विघटित कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब सबकी शक्तियां क्या होती हैं, सबको बर्खास्त कर दिया जाता है। अब देखिए राज्य की शक्तियां केंद्र के पास आती हैं, ठीक, और दोस्तों राज्य के विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है दोस्तों, ठीक है, जो राज्य की शक्तियां हैं दोस्तों उनका प्रयोग संसद कर सकती है। और बता दें कि राज्य की संचित निधि जो है दोस्तों संसद के अधीन हो जाती है, जहां से पैसे निकाले जाते हैं। और दोस्तों यदि लोकसभा सत्र में ना हो तो राज्य की संचित निधि से दोस्तों राष्ट्रपति भी पैसे निकाल सकता है दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे कि संचित निधि दोस्तों जो कि राज्य सरकार का वित्त पैसा होता है दोस्तों उससे राष्ट्रपति भी निकाल सकता है पैसे, ठीक है। तो समझ लीजिएगा जब लोकसभा सत्र में ना हो दोस्तों। अब ये समाप्त कैसे होगा राष्ट्रपति शासन, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति स्वतः समाप्त कर सकता है दोस्तों, या फिर अगर दोस्तों संसद पास ना करे, आपको पता है कि 2 महीने बाद दोस्तों 2 महीने बाद दोस्तों या फिर 2 महीने बाद जब बढ़ता 6 महीने बढ़ता है दोस्तों फिर या फिर है ना, तो मतलब कि संसद पास ना करे या फिर अधिकतम 3 साल बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपातकाल अधिकतम कितने साल तक लग सकता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक, समय सीमा नहीं है, मगर राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लग सकता है अधिकतम, तो 3 साल, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले कहां लगा है, पंजाब में दोस्तों, सबसे ज्यादा बार दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एसएससी मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपीएसआई दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों एक हमने वीडियो बनाई है मैराथन, महामैराथन समझ सकते हैं, और इसमें एक ही वीडियो में दोस्तों हमने बहुत सारे पुरस्कार शामिल कर दिए, चाहे ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान हो, साहित्य अकादमी हो, भारत भारती हो, सरस्वती सम्मान हो, सलाका सम्मान हो, या दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक हो, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हो, सब कुछ दोस्तों एक ही वीडियो में शामिल कर दिया है। इसको आप जाकर के देख सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे दे देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब दोस्तों अगला है और लास्ट दोस्तों तीसरा है क्या, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में आता दोस्तों, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 360 में देखिए ये क्या होता है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है दोस्तों जिससे भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र में की दोस्तों वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरे में दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब मान लिया पैसे की दिक्कत आ जाए दोस्तों तो वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों, और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, भगवान की दृष्टि दोस्तों ऐसा कभी भी हमारे देश में ऐसा आपातकाल कभी भी नहीं आया, और ये लगना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि वित्तीय आपातकाल अभी तक दोस्तों एक भी बार नहीं लगाया गया। आप देखिए कैसे लगता है, तो आपको बता दें वित्तीय आपातकाल घोषित तिथि के 2 माह के भीतर दोस्तों संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अब मान लिया दोस्तों राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी, मान लिया दोस्तों समझिएगा जैसे कोरोना टाइम था दोस्तों, उस समय दोस्तों बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था जारी थी, तो उस समय राष्ट्रपति चाहता दोस्तों कि कहता कि भैया हमें हमारे यहाँ का वित्त की कमी आ चुकी है, अब वित्तीय आपातकाल लगना चाहिए दोस्तों, तो उसे लगा सकता था वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फिर क्या करना होगा, 2 महीने तक अपने आप लगा रहेगा दोस्तों, मगर 2 महीने के भीतर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक थी। अब समझिएगा, यदि घोषणा के दौरान राज्य लोकसभा विघटित हो जाए दोस्तों, अथवा 2 महीने के भीतर मंजूरी करने से पूर्व दोस्तों लोकसभा विघटित हो जाए, तो यह घोषणा पुनर्गठित दोस्तों मतलब जो नई लोकसभा आएगी दोस्तों उसके प्रथम बैठक के 30 दिन तक दोस्तों प्रभावी रहेगा। परंतु दोस्तों इस अवधि में राज्यसभा से मंजूरी आवश्यक है। आप देखिए लोकसभा नहीं है तो आप राज्यसभा से मंजूरी ले लीजिए। अब जब लोकसभा आएगी दोस्तों तब देखा जाएगा, तब जब लोकसभा आ जाएगी तो 1 महीने के भीतर हम उनसे पास करवा लेंगे, तब ये वित्तीय आपातकाल लगा रहेगा। ठीक, अब देखिए 2 माह के भीतर वित्तीय आपातकाल को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद यह जब तक लागू रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न कर ले। दोस्तों आपको पता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है या फिर राष्ट्रपति शासन, उसको दोस्तों 6-6 महीने पे अनुमोदन लेना पड़ता था, मतलब हर 6-6 महीने पे ना संसद से मंजूरी लेनी पड़ती। मगर दोस्तों एक बार अगर वित्तीय आपातकाल लग गया दोस्तों, ठीक है, एक बार 2 महीने तो लगा ही रहेगा, 2 महीने के बाद अगर एक बार संसद ने अप्रूवल कर दिया दोस्तों तो उसके बाद फिर ये जब तक लगा रहेगा जब तक दोस्तों राष्ट्रपति इसे वापस ना ले ले। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है वित्तीय आपातकाल का, तो आपको बताते हैं प्रभाव क्या पड़ेगा कि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह राज्य सरकारों को वित्तीय नीतियों से संबंधित निर्देश दे सकती है। आपको पता है कि जब दोस्तों ये दिक्कत होगी दोस्तों तो केंद्र सरकार सबको कह सकता है दोस्तों कि आप ज्यादा खर्चे मत करिए, ठीक है, वित्तीय निर्देश है ना, वित्तीय नीतियां दोस्तों दे सकता है कि भैया आप यहां पैसे मत खर्च करिए, ये करिए वो करिए, ऐसी चीजें मतलब वित्तीय संबंधी खर्च संबंधी दोस्तों निर्देश दे सकता है केंद्र सरकार किसको, राज्य सरकारों को। और बता दें दोस्तों कि राज्य की सेवा में सभी वर्गों के सेवकों, मान ले दोस्तों राज्य की कोई पुलिस हो गई, मान ले यूपी पुलिस है दोस्तों, ठीक है, और भी कोई भी पद है दोस्तों, ठीक है, राज्य के कोई भी पद हो दोस्तों, ठीक है, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो दोस्तों, उनके वेतन भत्ते में कटौती कर सकती है केंद्र सरकार। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों कि केंद्र सरकार दोस्तों क्या कर सकती है, जो राष्ट्रपति दोस्तों केंद्र के जो भी सेवा है, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों उनकी भी सैलरी काट सकती है। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति दोस्तों। आपको समझ सकते हैं कि दोस्तों राज्य के कोई भी दोस्तों जो सेवा कर रहे हैं दोस्तों, राज्य की सेवा के अधीन सभी वर्ग के सेवकों की और दोस्तों केंद्र के अधीन सभी सेवकों की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, इनकी भी सैलरी काट सकती है दोस्तों। कब, जब आपका कौन सा आपातकाल लगेगा, वित्तीय आपातकाल। देखिए समझिएगा, और आर्टिकल दोस्तों जो मतलब संशोधन हुआ 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर दोस्तों प्रश्न योग्य नहीं है दोस्तों। समझिएगा, मतलब कि कहा गया कि वित्तीय आपातकाल के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है दोस्तों। मतलब कि क्या कहा गया है दोस्तों कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, 38वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर सकती है। मगर 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं दोस्तों। इसमें पहले देखिए 38वें संविधान संशोधन में क्या था कि मतलब ये जो है राष्ट्रपति इसकी जांच नहीं कर सकता दोस्तों, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों है ना, उसके जज इसकी जांच नहीं कर सकते। मगर दोस्तों 44 में फिर से संशोधन जब मोरारजी देसाई ने किया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इसकी जांच कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्ले लिस्ट में हम आपको कुछ वीडियो दे देंगे संविधान से संबंधित, उन्हें आप देख लीजिएगा। और अगर और कोई टॉपिक आपको लगता है तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में भी अवश्य वीडियो लेकर के आएंगे। और कैसे लगी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।